हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे फोरेंसिक की पाठशाला। सो वेलकम एवरीवन टू द फोरेंसिक की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि काफ़ी लोगों को फोरेंसिक साइंस के बारे में नहीं पता है, फोरेंसिक साइंस क्या होता है वो जानना चाहते हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें फोरेंसिक साइंस के बारे में नहीं पता है, या जो जानना चाहते हैं, या फोरेंसिक साइंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, या जिनको फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फोरेंसिक साइंस के उनके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। So, what is forensic science? So, forensic science is the application of a science to the criminal and the civil laws that are enforced by the police agencies in a criminal justice system. So, basically, in simple words, we can say that it is a science that deals with the court of law. So, forensic science वो science है that included the various branches of a science or which deals with the court of law or for the purpose of justice. तो अगर हम फोरेंसिक साइंस को सिंपली डिफ़ाइन करें तो हम ये कहेंगे कि फोरेंसिक साइंस वो साइंस है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती है, लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा। उन सारी ब्रांचेस का एप्लीकेशन और यूजेस कोर्ट ऑफ लॉ में, और उन सभी का यूजेस जस्टिस के पर्पस से करना फोरेंसिक साइंस में आता है। सो आई होप आप सभी को फोरेंसिक साइंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है, देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ द फोरेंसिक साइंस, जिसमें से कुछ मेन ब्रांचेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं। सो दैट इज़ फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी, फिंगरप्रिंटिंग, और फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी एंड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। सो फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी में हम टीथ से रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम बोन्स की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करके टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं, टाइम सिंस डेथ फाइंड आउट करते हैं। और इसी तरह से जो वेरियस ब्रांचेस हैं उनमें हम वेरियस चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सो बहुत ब्रॉडली बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ें इनके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। सो अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो देयर आर बेसिकली 7 प्रिंसिपल ऑफ द फोरेंसिक साइंस, एंड दैट इज़ लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। सो वन बाय वन हम इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। सो फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोकार्ट प्रिंसिपल बिकॉज इट वॉज गिवन बाय एडमंड लोकार्ट। एंड एडमंड लोकार्ट सेज दैट कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। हर एक कॉन्टैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि कहीं पे भी क्राइम हुआ है, तो जब क्राइम होता है या कुछ भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है या क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, सो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। सो जब भी हर एक कांटेक्ट में जब भी कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन्स कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रेसेस ज़रूर छूटते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेसेस ज़रूर लीव होते हैं।
और उन ट्रेसेस को ही हम फाइंड आउट करके, उन एविडेंसेस को ही हम फाइंड आउट करके क्रिमिनल को फाइंड आउट करते हैं। तो यही एडमंड लोकार्ट ने कहा था, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है फॉरेंसिक साइंस का, और फॉरेंसिक साइंस जिस पर बेस्ड है। ओके, सो सेकेंड हमारा लॉ है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो कि पॉल एलग्रिक ने दिया था 1963 में। This law state that कि every object, either it is natural or a man-made, has an individuality which is not duplicated in any other object. So हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या मैन-मेड हो, उसमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी होती है। इंडिविजुअलिटी मतलब कि हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल नेचर का होता है, मतलब उसकी खुद की ही एक खासियत होती है। सो इंडिविजुअलिटी होती है जो कि किसी से भी, किसी अदर ऑब्जेक्ट से डुप्लिकेटेड नहीं होते, मतलब किसी अदर ऑब्जेक्ट से रिजेंबल नहीं करती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने सेम मशीन से किसी सेम ऑब्जेक्ट को बनाया है, किसी सेम दो ऑब्जेक्ट्स को बनाया है एक के बाद एक, फिर भी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं होते, एक दूसरे से डुप्लीकेट नहीं होते। तो यही क्या है हमारा लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, जिसके बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं सारी चीज़ों को। जब भी हमारे पास कोई भी एविडेंसेस या कुछ भी आता है तो हम लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी को लगाकर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फाइंड आउट करते हैं, जो उसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है किसी अदर ऑब्जेक्ट्स से। सो नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज भी एडमंड लोकार्ट ने ही प्रपोज किया था, जो कि कहता है कि एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब हर एक चीज़ समय के साथ बदलती है, समय के साथ परिवर्तित होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट एंड एवरीथिंग इज़ चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ सारी चीज़ें बदलती है। सो इसीलिए हमें इस लॉ के अंडर जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें क्राइम सीन पर मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो क्राइम सीन पर उतनी जल्दी से जल्दी उसको पहुंचना होता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ही ज़्यादा क्राइम सीन में क्या होगा, अडल्ट्रेशंस होंगे और चेंजेस होंगे, जो कि हमारे किसी भी मतलब एविडेंसेस को अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन ही अगर हम देख लें, हमारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आउटडोर क्राइम सीन है, और आउटडोर क्राइम सीन है तो जो डस्ट है, सॉइल है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन वेदर की वजह से रेनी सीज़न है तो रेन हो रही है, तो उसकी वजह से क्राइम सीन बहुत बार अल्टर्स हो जाते हैं। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेटर को पहुंचना होता है, और उतना जल्दी से जल्दी उसको सारे एविडेंसेस को, सारे क्लूज़ को कलेक्ट करना होता है। सो ये लॉ हमारा यही कहता है। सो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंपैरिजन। सो लॉ ऑफ कंपैरिजन कहता है ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। इट मीन्स कि जो लाइक्स होंगे उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे, मतलब जो सिमिलर होंगे उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्राइम सीन से एविडेंस मिला है, हेयर एविडेंस मिला है, तो हेयर एविडेंस को हम हेयर एविडेंस से ही कंपेयर करेंगे, उसे हम फाइबर से कंपेयर नहीं करेंगे, राइट। जो चीज़ हमें मिली है उसके सिमिलर, उसके लाइक से ही हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंपैरिजन कि ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। सो नेक्स्ट लॉ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस कहता है कि द एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैम्पल एनालाइज, कि किसी भी सैम्पल को एनालाइज करना वो उसके एनालिसिस से बेटर नहीं हो सकता। तो द एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैम्पल एनालाइज।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि ऑल द आइडेंटिफिकेशन बी इट अ डेफिनेट और इनडेफिनेट वन आर मेट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो जो भी हम आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं या जो भी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वो चाहे डेफिनेटिव हो या इनडेफिनेटिव हो या कॉन्शियसली बनाया गया हो या अनकॉन्शियसली बनाया गया हो, वो हमेशा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बनाया जाता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मीन्स कि हम सारे उसके पहलू को देखते हैं, है ना। मतलब हम ये भी देखेंगे कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या हो सकती है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो यही हमारा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो कि हम हर जगह यूज़ करते हैं, और ये लॉ दिया गया था बाय द प्रोफेसर साइमन न्यूकॉम्ब। ओके, सो the last law states that law of circumstantial fact. So law of circumstantial facts state that कि facts do not lie man can do, कि जो हमारे फैक्ट्स होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, राइट। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन फैक्ट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। सो यही हमारा लॉ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स का जो हमारा लॉ है वो यही कहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये फैक्ट है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता, राइट। अगर कोई इंसान होता है तो कोई इंसान अगर कुछ भी बोलता है तो वो एक बार झूठ बोल सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो कभी भी झूठे नहीं होते। सो हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज़ मोर देन द ओरल एविडेंस बिकॉज ओरल एविडेंस कैन बी अल्टर्ड। इसीलिए जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, इट मीन्स जो फैक्ट्स होते हैं उनका इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है किन के कंपैरिजन में, ओरल एविडेंस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ओरल एविडेंस क्या है कि कोई पर्सन है, कोई ओरल एविडेंस दे रहा है, कोई मेन दे रहा है जो कि अल्टर्ड किया जा सकता है। किसी भी पर्सन को आपने धमकाया, डराया या किसी भी पर्सन को पैसे दिए तो वो अपना बयान बदल देता है, तो दैट इज़ ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस क्या हो गए? अल्टर्ड हो गए। तो ओरल एविडेंस जो है लाइ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। सो ये है हमारे बेसिक प्रिंसिपल, 7 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। सो आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।